तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम बस फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो 4 टाइप की फोर्स होती है, मतलब ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट है, ठीक है। इसमें बस ये आखिरी टॉपिक रह गया है बताने के लिए कि मतलब जो जनरल तुम्हें आगे आगे फोर्स आएंगी, ठीक है। तो फोर्स किस टाइप की होती है उनके बारे में जो डिटेल में, मतलब वैसे पढ़ने को कई सारी फोर्सेज लिखी जाएंगी, पर वो होती बेसिकली इन चारों में से ही कोई एक है, ठीक है। इन चारों को एक बार डिस्कस करते हैं कि कैसी है, कौन कितनी पावरफुल होती है, किस पे अप्लाई होती है, वो सब देखेंगे एक एक करके। और फिर ये भी देखेंगे कि रेंज किसकी कितनी है, कि भाई कौन कितने रेंज पे एक्ट कर देता है, कोई काफी इन्फाइनाइट तक एक्ट करता है, कोई कम जगह में एक्ट करता है, ठीक है। तो ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे पहले एक्ट किसके बीच में करती है? तो इसमें लिखते हैं हम लोग एक्ट बिटवीन टू बॉडीज, एक्ट बिटवीन टू बॉडीज या टू मासेस, कुछ भी लिख सकते हो, टू बॉडीज इन यूनिवर्स लिख लो, चलो इन यूनिवर्स, ठीक है। तो ये हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। देखो दो बॉडीज के बीच में एक्ट करती है, चाहे वो कहीं पे भी हो। जैसे कि मान लो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बोर्ड मुझ पे भी लगा रहा है, मैं इस पे भी लगा रहा हूँ, ठीक है। ये मार्कर इस बोर्ड पे भी लगा रहा है और बोर्ड मार्कर पे भी लगा रहा है। हर एक चीज एक दूसरे के ऊपर क्या करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। तुमने जो बेसिक अभी पढ़ा होगा, अगर 9th क्लास को ठीक से नहीं पढ़ा तुमने, तो तुम्हें इतना लगता होगा कि मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे कि अर्थ पे कोई हम खड़े होते हैं तो हमें अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन अगर तुमने 9th क्लास में ठीक से पढ़ा तो तुम्हें ये डाउट क्लियर है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि देखो, जो ये ग्रेविटेशन फोर्स है ना, एक तो बहुत वीक फोर्स है और डिपेंड करती है कि मास पे डिपेंड करती है कि एक से दूसरे का मास कितना है और कितना ज्यादा। अगर मास बहुत ज्यादा से बहुत कम पे लगता है तो ये वर्क करते हुए दिखती है, वरना ये होती तो है पर वर्क करने की कोशिश तो करती है पर उतना खींच नहीं पाती। जैसे अर्थ हमें इसलिए खींच पाती है क्योंकि देखो जो अर्थ है उसका मास बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू कोई भी छोटी मोटी चीज या ह्यूमंस वगैरह, तो वो उसको अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन अब बात करें मेरा मास और इस बोर्ड का मास या इनका, इनमें ज्यादा कोई अंतर नहीं है कि बहुत बड़ा कोई अंतर है, ठीक है। तो इसलिए एक दूसरे की तरफ खींच नहीं पा रही है। तो ये होती है ग्रेविटेशन फोर्स, हर एक चीज पे लगती जरूर है, ठीक है। इस फोर्स का फॉर्मूला अगर 9th में पढ़ा है तो तुम्हें पता ही होगा फॉर्मूला भी, Gm1m2/r²। इसमें एक है m1 m2, एक है मास ऑफ दोनों ऑब्जेक्ट, जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है, तो m1 फर्स्ट का, ये सेकंड का, r क्या है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। और फिर ये g है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारा, ठीक है। ये अब हमने फॉर्मूला देख लिया। अब बात करते हैं पावर की। बात करें तो ये वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है। सारी जितने भी हम फोर्स लिखेंगे ना, मैंने इस तरीके से लिखी है यहाँ पे कि वो एक एक करके आगे बढ़ेंगे, तो ये उससे स्ट्रॉन्ग है, ये उससे स्ट्रॉन्ग है, और लास्ट वाली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ही स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो ये वाली फोर्स वीकेस्ट फोर्स है, क्योंकि दो देखो ये जनरली हमारे बीच में लग तो रही है पर फिर भी बहुत ज्यादा अंतर होने के बाद ही अप्लाई हो पाती है। लेकिन अगर देखें एज कम्पेयर टू ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये एक दूसरे को, मतलब ये ऑर्डर को भी रिपेल कर देती है, कई सारी चीजों को बदल देती है, ठीक है। ये इतनी पावरफुल होती है, पर ये है मतलब जिन चीजों में मास का डिफरेंस आएगा उसी में लगते हुए दिखेगी, इसलिए इसको वीकेस्ट फोर्स माना जाता है। अब अगला देखते हैं कि इसकी रेंज कितनी है। तो रेंज की बात करें अगर इसकी, तो रेंज है इसकी इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि बहुत दूर दूर तक इसकी रेंज हो सकती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की। क्योंकि देखो सन है और उसके बीच में जो अर्थ है, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कितना है, कितना दूर तक, मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है बहुत दूर तक। रेंज तो बहुत दूर है। सिर्फ सन अर्थ की बात करें, सन से लेके फिर लास्ट प्लेनेट चले जाओ हमारा यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। प्लूटो तो प्लेनेट नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि रेंज बहुत ज्यादा दूर तक होती है इसकी, ठीक है। तो ये हो गई रेंज। अब बात करते हैं, इस फोर्स को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो डज नॉट या डजंट रिक्वायर एनी मीडियम, एनी मीडियम। अब देखो दो चीजों के बीच में फोर्स लगती है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, पर उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम है क्या? कोई कुछ नहीं है। वहां पे तो एयर भी नहीं है अगर बाहर की बात करें, तो इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती अप्लाई होने के लिए। और अगर आखिरी देखें तो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को मैं तुम्हें एक साथ ही इसका इलेबोरेट कर दूंगा, क्योंकि ना स्ट्रेंथ को हम लास्ट से शुरू करेंगे, तब इसके हिसाब से बताएं कि इसके हिसाब से सबसे पावरफुल है ना, तो इसके हिसाब से बाकी कितनी कम है। अब इसके हिसाब से ज्यादा बताने लगी तो ये बहुत कम है, तो ये काफी आगे निकल जाएंगे, इसलिए इसके हिसाब से हम बता देंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ हम लास्ट में देखेंगे इसकी। अब देखते हैं यहाँ पे मैं एक लाइन लगाता हूँ, इसमें लिख लेंगे अब वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है। देखो न्यूक्लियर का मतलब क्या है? न्यूक्लियर का मतलब क्या है कि छोटे लेवल पे। न्यूक्लियस क्या होता है? छोटी सी चीज होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, वो न्यूक्लियस के आसपास रहते हैं सिस्टम। न्यूट्रॉन बाहर घूमते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं? वो अंदर होते हैं। तो मतलब काफी ये जो है ये बड़ी बड़ी चीजों पे लगती है, तो ये छोटी छोटी चीजों पे लगती है जो दिखती भी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को सीधी सी बात है हमने देखा नहीं है, हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब ये किस चीज के बीच में एक्ट करती है?
एक्ट बिटवीन न्यूट्रिनो एंड अदर पार्टिकल्स। अब ये न्यूट्रिनो क्या है, क्योंकि न्यूक्लियस की बात तो समझ में आती है, अब न्यूट्रिनो तुमने अभी तक तो नहीं पढ़ा, क्लास 12th में न्यूक्लियर चैप्टर आएगा, उसमें तुम लोग न्यूट्रिनो के बारे में पढ़ोगे। ये कुछ इस टाइप का होता है ना, इसको एक तरीके से घोस्ट पार्टिकल भी बोलते हैं। मतलब ऐसा है ना, इसके पास मास है ना, इसके पास चार्ज होता है, मतलब कोई वजन भी नहीं है, कोई चार्ज भी नहीं, और दिखता भी नहीं है। मतलब ये इस तरीके का, इसलिए इसको घोस्ट पार्टिकल बोलते हैं। मतलब वर्क कर देता है पर दिखता भी नहीं है, ना मास है ना चार्ज, तब भी ठीक है। तो उसके बीच में लगता है, और ऊपर से ये जो होता है ना न्यूट्रिनो, ये सिर्फ फाउंड इन बीटा डीके, सिर्फ बीटा डीके में ही मिलता है। ठीक है, बीटा भी दो टाइप के होते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर इतना समझो बीटा दो टाइप के होते हैं, जिसमें एक बीटा पॉजिटिव नेगेटिव होता है, जिसमें एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो दोनों होते हैं, और इनकी ऐसी स्पेसिफिकेशन है। तो ये वाली जो फोर्स है, ये इसकी कंपेरेटिवली ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वीकेस्ट लिखा है, तो मैं इसको सिर्फ यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ वीक। इस वाली फोर्स को मैं यहाँ पे सिर्फ वीक से शो करूंगा, वीक फोर्स है। ठीक है, ताकि इससे पता लगे कि ये सबसे कम है, ये उससे थोड़ी तो पावरफुल है। अच्छा, रेंज की बात करें, रेंज, अगर रेंज की बात करें तो ये बहुत, अब मान लो देखो न्यूट्रिनो क्या है, बहुत छोटी चीज़ है, तो इसकी रेंज कितनी है, ये रेंज बनती है 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15 के बीच में। मतलब बहुत छोटी छोटी सी, मतलब बहुत कम कम एरिया में ये फोर्स वर्क कर पाती है। क्योंकि जब बात ही हम न्यूक्लियस की कर रहे हैं, या फिर हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन की कर रहे हैं, तो वो इतनी छोटी सी चीज़ है, उसकी रेंज क्या ही होगी बाहर। अगर ये बाहर बाहर भी जाने लगे तो अनस्टेबल कर देगी, इलेक्ट्रॉन को ही खींच लिया, फिर ये भी दिक्कत वाली बात है। तो इसकी रेंज भी बहुत कम होती है। ठीक है, ये हो गया। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को भी इसमें हम लास्ट में लिखते हैं अभी स्ट्रेंथ अप्लाई कर देंगे, ये हो गया दूसरा। अच्छा, इसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काफ़ी हद तक उसका फॉर्मूला तुमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फॉर्मूला 11th में 12th में आएगा, तो अभी तुमने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा इसको। ये लगती किसके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये लगती है एक्ट बिटवीन टू चार्जेस, टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में नेचर में ही लगती है। ठीक है, जैसे ये क्या, इसका क्या है कि दो मासेस के बीच में लगती है, ये लगती है दो चार्जेस के बीच में। जैसे इसका फॉर्मूला है, इसका भी फॉर्मूला एक अलग से बना रखा है, वो है कि इसमें चार्ज है ना, तो चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, बिल्कुल सेम है। जैसे यहाँ पे ये मास 1 मास 2 थे, ये चार्ज 1 चार्ज 2, और ये आर सेम इसका डिस्टेंस, जैसे आर इसका भी डिस्टेंस था। यहाँ पे जो के है, के की बात करें तो के हमारा कॉन्स्टेंट है, जिसका मतलब अलग अलग मीडियम में इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन ये खैर फिक्स है, ये तो ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट है, ये यूनिवर्स में फिक्स है, लेकिन इसकी मीडियम के हिसाब से बदलती रहती है वैल्यू। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो ये तो हो गया हमारे पास इसकी वैल्यू। अब देखते हैं कि इसकी पावर कितनी है। जैसे कि ये वीकेस्ट फोर्स थी, ये वीक फोर्स है। अब इसकी बात करें तो इसको हम स्ट्रॉन्ग फोर्स बोल देंगे। सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी इन सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग, उस लास्ट वाले को मैं स्ट्रॉन्गेस्ट लिख दूंगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। रेंज की बात करें, ये रेंज बिल्कुल मतलब काफी हद तक समझो कि ये वाला और ये वाला हिस्सा बिल्कुल सेम है। रेंज इसकी भी इन्फिनिटी तक जाती है, रेंज जो है रेंज जाती है इसकी इन्फिनिटी तक। ठीक है, मतलब जहां तक चार्जेस में लग जाए वहां तक लग जाती है आराम से। ठीक है, ये भी इसकी रेंज बता दी मैंने। अब बात करें तो इसको भी किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। देखो, चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है, जैसे कि तुमने वो कभी बचपन में वो ट्राई किया होगा कि स्केल को घिस के ऐसे कागज वागज उठा दिए उसमें हवा में, तो उसके बीच में कोई चीज़ थोड़ी जो मीडियम है, किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, वो ऐसी लग जाती है डायरेक्ट। तो इसमें भी क्या है, डजेंट रिक्वायर एनी मीडियम, एनी, स्ट्रेंथ भी लिखनी है, थोड़ा कम हिस्से में लिखते हैं वरना स्ट्रेंथ के लिए जगह नहीं बचेगी। डजेंट रिक्वायर एनी मीडियम, एनी मीडियम। ठीक है, ये भी हो गया। स्ट्रेंथ के लिए इधर भी जगह लिख देते हैं साइड में, स्ट्रेंथ, ये इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पावरफुल फोर्स की, और ये क्यों है सबसे पावरफुल, वो भी जरा डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर है, सीधी सी बात है, काफी हद तक इससे मैच करेगी, क्योंकि देखो जैसे इसमें ना ये फर्स्ट इससे मैच कर रहा है, तो ये वाली इससे मैच करेगी, ऑब्वियस सी बात है। ये न्यूक्लियर फोर्स है, ये भी छोटे लेवल पे लगती है, क्योंकि न्यूक्लियर आ गया ना, यानी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करने वाले हैं फिर से हम लोग। इसमें क्या है कि ये किसके बीच में लगती है, ये लगती है एक्ट बिटवीन particles, act between particles inside nucleus। इस तरीके से समझो फिलहाल कि न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन पे लगती है ये फोर्स। अब ये पावरफुल क्यों है, मैं तुम्हें अभी इसके बाद में साथ साथ बताता हूँ, पर पहले इसके एक दो पॉइंट लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि एक तो ये इंडिपेंडेंट फोर्स है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट फोर्स है। ठीक है,
ये स्टेबिलिटी ऑफ पार्टिकल में भी मदद करती है, स्टेबिलिटी ऑफ पार्टिकल, उसको स्टेबल करने के भी काम आती है, ठीक है। हेल्प्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ पार्टिकल, जो तुम्हें लिखना है लिख देना, ठीक है। तो ये सब इसके काम है। रेंज की बात करें, रेंज को देखो, अगर रेंज तो बिल्कुल सेम आ जाएगी, क्योंकि वही न्यूक्लियस वाला, न्यूक्लियस में कितनी होती है 10 टू द पावर कितनी 14 टू 10 टू द पावर 15 है, छोटे लेवल पे इसी रेंज के बीच में कहीं ना कहीं अप्लाई होती है, क्योंकि न्यूक्लियस कितना सा है, छोटा सा न्यूक्लियस होता है। अब देखते हैं, चलो इसकी भी स्ट्रेंथ लिख लेते हैं, लास्ट में एक ही बार में क्लियर करते हैं इसका कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों है इतनी। अभी तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कितनी स्ट्रॉन्ग है। देखो, अब हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो चार्जेस के बीच में लगती है, पता है, बिल्कुल सीधी सी बात है। अब लाइक चार्जेस क्या करते हैं, सेम सेम चार्ज करते हैं, रिपेल एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। यहाँ लिख देते हैं। तो ये न्यूक्लियस है, मान लो ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन है, कोई चार्ज नहीं पड़ा, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाले पड़े हैं इधर, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इसी तरीके से भरे पड़ जाते हैं न्यूक्लियस में। इतना तुम्हें 9th क्लास में पता चल जाना चाहिए, नहीं पता तो अभी भी सुन लो कि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहते हैं, ठीक है, क्लियर। अब अगर बात करें तो इसमें इन सब के ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होती है। इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ध्यान से समझना कि न्यूक्लियस है, पॉजिटिव पार्टिकल तो पॉजिटिव पार्टिकल से दूर भागता है, रिपेल करता है एक दूसरे को, और इतने सारे प्रोटॉन है, इतने सारे न्यूट्रॉन है, कोई भी नेगेटिव पार्टिकल नहीं जिससे कोई अट्रैक्शन हो जरा सी भी। तो इसका मतलब क्या है कि इसको तो फट जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगी हुई है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी कोई कम फोर्स नहीं, इसको हम स्ट्रॉन्ग फोर्स में गिन रहे हैं। यहाँ पे मैंने स्पेशली लिखा हुआ है कि ये वाली फोर्स भी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में लगी हुई है, पर ये जो न्यूक्लियस को बंद करने के लिए, ढक्कन को बंद करने के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगी, कोई बाहर नहीं जाएगा। इतनी पावरफुल फोर्स है कि इस वाली फोर्स की भी उसके आगे कोई नहीं चल रही है, कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि ये जाने ही नहीं देती। इतनी पावरफुल फोर्स है कि इस न्यूक्लियस के अंदर ही इनको बंद रखती है, इन सबको, ठीक है। चाहे वो पॉजिटिव प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे से कितना भी दूर जाने की कोशिश करें ना, रखा हुआ चिपका के चुपचाप पड़ा रहो, वैसा वाला सीन है कि मतलब पावरफुल फोर्स होती है काफी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक और लिख सकते हैं कि इसमें डज नॉट वर्क ऑन इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन पे काम नहीं करती। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं तो कहाँ से काम करेगी, ठीक है। स्ट्रेंथ की बात करें, बाकी सब तो हमने लिख लिया। स्ट्रेंथ की बात करें, अगर मान लो, मैं एक साथ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि इसको मैं मान रहा हूँ 1, कि इसकी अगर फोर्स की वैल्यू है 1, तो इससे कितनी 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 कमजोर है, ऐसे करके देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मैं उसको 1 मान रहा हूँ तो ये है 10 टू द पावर -2। इसका मतलब क्या है, 10 टू द पावर -2 का मतलब 100, यानी कि 1/100, इससे 100 गुना कमजोर है ये, क्लियर। इसकी बात करें तो 10 टू द पावर -13, इसका मतलब क्या है कि 13 जीरो वाला नंबर, यानी कि 1 अपॉन एक ऐसा नंबर जिसमें नीचे 13 जीरो रहता है, तो उतना गुना कम, ठीक है। इसकी बात करें तो 10 टू द पावर -38, ये स्ट्रेंथ है, तो इस हिसाब से कम है। देखो, यही जब इससे 100 गुना कम है, ऑब्वियस सी बात है, जब ये 100 गुना कम होगी तभी इसको रोक पा रही है, ठीक है। तो ये उससे इतना गुना कम है कि 1 बाय नीचे कितने जीरो, 13 जीरो, नीचे कितने जीरो, 38 जीरो, समझ रहे हो कितना डिफरेंस है, ये बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। वैसे तो इस चैप्टर में मतलब इतना ज़्यादा कुछ है भी नहीं, पढ़ने लायक ज़्यादा है, पर ये बेसिक तुम्हारे काम आएगा अगर तुम इसको ठीक से पढ़ लोगे तो, ठीक है। मतलब फोर्सेस की, बार बार फोर्सेस के बीच में ज़्यादा इतना कंफ्यूज नहीं होगी, फोर्सेस कैसी हैं, कुल मिला के 4 ही होती हैं, आती सब इसके अंदर ही। जैसे कि कोई बोलता है कूलाम फोर्स हो गई या कोई भी फोर्स, जैसे इसका, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। दो पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल के बीच में या चार्जेस के बीच में कोई भी फोर्स लगे, नाम चाहे कितने भी अलग अलग दे दो, होती वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंतर्गत ही आती। मतलब ये एक तरीके से मेन सारे टॉपिक है। ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है, इसी से रिलेटेड आएंगे, नाम बदलते रहते हैं, पर वो होती ये मेन चार्ज फोर्स है, ठीक है। तो ये देखो, ये तुम्हारा क्लियर हो गया। इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, इस चैप्टर को पढ़ लेना ठीक से, मतलब बुक में ज़्यादातर मतलब रिटर्न में वैसा है लिखा हुआ पढ़ने के लिए, उसको भी पढ़ लेना। ये जो है मेन मुझे लगा मैं तुम्हें क्लियर करा दिया, ठीक है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 कौन सा है तुम्हारा, डायमेंशन वाला ना, हाँ, ठीक है, मिलते हैं बाद में, दैट्स इट।